कई साल पहले की बात है। यूपी के एक सुंदर से गांव में सुखलाल नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उसका नाम तो सुखलाल था, पर उसकी जिंदगी में कोई सुख नहीं था। सुखलाल अपनी पत्नी मधु और बेटे पिंटू के साथ गांव में रहता था। सुखलाल बहुत ही मेहनती किसान था। वो और उसकी पत्नी दिन रात खेतों में काम करते रहते थे। एक दिन खेत में काम के दौरान मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। मैं पिताजी को बुलाकर लाऊं खाना खाने के लिए? हाँ बेटा, बुला ले आओ। मैं तो उनसे कब से कह रही हूँ, पर वो मेरी सुने तब ना। उन्हें तो बस खेत के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है आजकल। उन्हें खाने का होश भी नहीं रहता है। पिंटू अपने पापा को खाने के लिए बुला लाता है। तीनों लोग खाना खा रहे होते हैं और तभी मधु बोलती है, भगवान से इस बार यही प्रार्थना है कि इस बार पिछली बार की तरह सूखा ना पड़े। बारिश हो जिससे कि हमारे खेतों में फसल अच्छी हो। मधु, हमने पिछली बार भी बहुत मेहनत की थी, पर हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। इस बार मेहनत तो बहुत की है, पर अब सब बारिश पर निर्भर करता है। हे भगवान, इस बार बारिश करवा देना। गांव में पानी के लिए कुएं, तालाब या नदी कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से सभी किसान बारिश के पानी पर ही निर्भर रहते हैं। पिछली साल बारिश नहीं हुई तो सभी किसानों की फसल सूख गई थी। सुखलाल ने जैसे तैसे करके अपने परिवार का पालन पोषण किया था। इस बार उसने फसल के लिए मधु के गहने बेच दिए थे। इस बार सुखलाल ने बहुत मेहनत करके बीज बोकर फसल उगाई थी। कुछ महीने बाद फसल उग जाती है, पर गर्मी ज्यादा होने और बारिश ना होने की वजह से उसकी फसल सूख जाती है। सुखलाल फसल को देखकर दुखी हो जाता है और घर चला जाता है। इस बार भी बारिश न होने की वजह से हमारी फसल सूख गई। इस बार तो मैं तुम्हारे गहने बेचकर बीज और खाद लेकर आया था। अब कहां से पैसे लाऊंगा जो मैं अगली फसल बो सकूं? आप गांव के सेठ धनीराम से कुछ पैसे उधार ले लीजिए, जिससे कि हम बीज और खाद ला सके। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। मधु, मेरा सेठ धनीराम के पास जाने का बिल्कुल मन नहीं है। वो बहुत ही लालची है। उससे जो भी एक बार पैसा उधार ले लेता है, उसका कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता है। पर हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। फिर थोड़ी ही देर में रात हो जाती है, पर सुखलाल को नींद नहीं आ रही होती है। सेठ धनीराम से पैसे तो तुरंत मिल जाएंगे, पर जिसने भी अभी तक उससे पैसे लिए हैं, उसने अपनी जमीन भी गंवा दी है। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि पैसे कहां से लाऊं। अगर पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया तो खेती कैसे करूंगा? क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। सुखलाल के सोचते सोचते सुबह हो जाती है और सुखलाल ना चाहते हुए भी सेठ धनीराम के यहाँ चला जाता है। अरे आओ आओ सुखलाल, कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे वो कुछ रुपये की जरूरत है। अरे तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है? हम तो बैठे हैं ना पैसे देने के लिए। मेरा तो जन्म ही जरूरतमंद लोगों की सेवा करने के लिए हुआ है। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सुखलाल को धनीराम की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। सेठ जी, मुझे 20,000 रुपये की जरूरत है। ठीक है सुखलाल, मैं दे दूंगा, पर ब्याज 25% ही लगेगा। सुखलाल ने न चाहते हुए भी सेठ से पैसे लिए और वहां से चला गया। फिर सुखलाल बीज और खाद लेकर अपना घर चला जाता है। अगले दिन सुखलाल अपने खेतों में बीज बो देता है और कुछ महीनों बाद सुखलाल की फसल बहुत अच्छी हो जाती है। देख रही हो मधु, हमारी फसल कितनी अच्छी लगी है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरा साथ नहीं देते तो हमारी फसल इतनी अच्छी नहीं होती। अब हमारे दिन जल्दी ही अच्छे होने वाले हैं। जी, ये तो बस भगवान की कृपा है। बस अब हम जल्दी से सेठ जी के पैसे लौटा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। दोनों शाम को घर वापस आ जाते हैं और फिर रात से बारिश शुरू हो जाती है। अगले दिन सुबह मधु, अभी तक जरूरत थी तब बारिश नहीं हो रही थी, और अब ये लगातार बारिश हो रही है। अगर ये ज्यादा हो गई तो हमारी फसल फिर से बर्बाद हो जाएगी। पर आप ज्यादा परेशान मत होइए। जब बारिश बंद हो जाए तो आप खेत पे चले जाइएगा। 4 दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है। सुखलाल बारिश को देखकर और परेशान हो जाता है,
पर अभी वो कर भी क्या सकता था। फिर जब बारिश रुकी तो सुखलाल खेत पर जाता है और देखता है कि पानी से फिर से फसल बर्बाद हो गई है और वो वहीं चक्कर खाकर गिर जाता है। मधु उसे अस्पताल पहुंचाती है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, बस आप मेरा साथ मत छोड़ना। पर तुम अभी क्या करोगी? मैं अभी सेठ धनीराम के यहाँ जा रही हूँ कुछ मदद मांगने, शायद कुछ मदद मिल जाए। मधु सेठ के पास आती है और सुखलाल और खेत की फसल के बारे में बताती है। धनीराम पूरी बात सुनने के बाद मधु को बोलता है, इस बार गांव में सबकी फसल खराब हुई है, पर मुझे तो ब्याज से मतलब है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि फसल हुई है या नहीं। फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर दया करके कुछ आलू की बोरियां दे रहा हूं। अगर वो तुम बेच दो तो उसका थोड़ा हिस्सा तुम रख सकती हो। मधु के पास सेठ की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मधु के घर पर आलू आ जाते हैं। मधु जैसा ही बोरियां खोलती है, देखती है कि कुछ आलू सड़े हुए हैं। अच्छा, तो आलू सड़े हुए थे, इसीलिए दे दिए इतनी आसानी से। ओहो, अब तो मुझे आलू का कर्ज भी उतारना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अब। मधु उन आलू से आलू का चोखा बनाती है और अपने घर के बाहर बेचती है। धीरे धीरे सारा चोखा बिक जाता है। मधु खुश हो जाती है। मधु रोज आलू का चोखा बनाती है, अपने घर के बाहर लगती है। धीरे धीरे सारे आलू भी खत्म हो जाते हैं और जो पैसे आते हैं उससे पहले सेठ का कर्ज वापस कर देती है। फिर अपने घर के पीछे कुआं बनवाती है और अब सुखलाल अपने खेत में आलू की फसल भी करता है और उसी आलू से अब मधु चोखा बनता है। वो अब सड़े हुए आलू का उपयोग नहीं करते हैं और अब सुखलाल की जिंदगी में सुख आता है। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि किसान होना आसान काम नहीं है। बारिश अगर कम हो तो भी किसान के लिए मुसीबत है और ज्यादा होना भी किसान के लिए मुसीबत है। इसलिए किसान हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं और अपने पैसे का ब्याज ही हमेशा निपटते रहते हैं और भोले भाले किसानों का फायदा सेठ धनीराम से जैसे लोग उठते हैं।